अभिव्यक्ति चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साहित्य पर आधारित इस चैनल में आप अभी तक सुनते आए हैं साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर तरह तरह की जानकारी, कुछ रोचक जानकारियां, कुछ फिल्मों से जुड़ी जानकारियां, गीत संगीत आदि भी हमने इसमें शामिल किया है। और जो ये सारी जानकारी हमें देते हैं उनका परिचय कराना लाजमी है। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय करा दें। वे हैं काशी के जाने माने बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस कड़ी में स्वागत है। नमस्कार मेनका जी, धन्यवाद। डॉक्टर गौतम चटर्जी, हम जब साहित्य में बात करते हैं तो साहित्य बहुत विस्तृत क्षेत्र है। तो हमने ये देखा कि जैसे हिंदी साहित्य में कई सारे शब्द, कई सारे अर्थ मतलब बड़े स्पष्ट होते हैं। साहित्य को के अध्ययन के लिए रीतिकालीन, भक्तिकालीन, इस तरीके से कालों में विभाजित किया गया। तो हम सहज ही समझ जाते हैं कि रीतिकालीन अगर है तो इसमें प्रेम की बात होगी, भक्तिकालीन अगर कोई काव्य है या रचना है तो उसमें भक्ति की बात होगी। लेकिन कई बार जीवन के कुछ पहलुओं को हमारे साहित्यकारों ने या ड्रामेटिस्ट ने या उपन्यासकारों ने इस तरीके से कहा है कि आम व्यक्तियों के लिए समझना जरा मुश्किल सा होता है। जीवन के मूल्यों के बारे में, जीवन है, मृत्यु है, ईश्वर है। और जब हम नहीं समझ पाते हैं तो एक टर्म मैंने पढ़ा था जब हम मास्टर्स कोर्स कर रहे थे इंग्लिश में। तो वो टर्म मुझे अभी भी लगता है जैसे बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। एब्सर्ड, एब्सर्ड या एब्सर्डिटी। तो उस टर्म में जो हम पढ़ते थे तो उसको टीचर समझाते थे, मैं प्रोफेसर समझाते थे, पर लगता था कि ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ अंत होता है। और इसका जो हम बड़ा लिटरल अर्थ निकालते थे कि बेतुका, बेढंगा जो कहना चाहिए उस तरीके का। लेकिन एक बात ये आती थी दिमाग में कि अगर बेतुका बेढंगा है तो इसको मास्टर्स कोर्स में क्यों प्रेस्क्राइब किया गया। कुछ तो एक गहरी बात इसके पीछे छुपी होगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप तो मास्टर्स कोर्स में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्लासेस भी लेते हैं। और जब हमने आपसे इतनी लंबी बातचीत कर चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कबीर को समझा सकते हैं तो एब्सर्ड और एब्सर्डिटी भी आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तो ये आज मेरी आपसे गुजारिश है कि एक ये बड़ा कठिन सा विषय हम आपके सामने लेके आए हैं, जो वेस्टर्न उसमें या वेस्टर्न कहिए या अंग्रेजी साहित्य में इसका बहुत प्रयोग हुआ है और इसको मास्टर्स कोर्स में प्रेस्क्राइब करते हैं। यानी ये बड़ा तथ्यात्मक है, बहुत जरूरी है और कुछ बड़ी गहरी बात इसमें छुपी है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं इसे। हाँ, बहुत अच्छा है, विषय भी बहुत अच्छा है और विषय बहुत कठिन है, हम्म। जटिल है। और भारतीय विश्वविद्यालयों में और हमारे यहाँ हिंदी, अंग्रेजी या और जो भाषाई रंगमंच है उसके दुनिया में भी हम्म। इसे ठीक से समझा दी गया है, ऐसा जी। मुझे अनुभव हुआ। बिल्कुल क्योंकि सही बात है। एब्सोल्युटली एक शब्द है, एब्सर्ड एक शब्द है। और हम्म। फिर हमारे यहाँ डेवलप हुआ था पिछली शताब्दी के मध्य के आसपास, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। हम्म। तो पहले ये फ्रांस में जब मशहूर हुआ, भारत में भी आया। हम्म। तो फिर हमारे यहाँ भी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को लेकर लोग बात करने लगे जी। कि उसका मतलब क्या है। फिर इसको कोर्स में भी रखा गया। हम्म। उसमें एक ड्रामेटिस्ट, एक प्ले राइट के प्ले को रखा गया। और हम्म। अंग्रेजी विभाग भी रखा गया, हिंदी में तो कहीं नहीं रखा गया है, क्योंकि अच्छा। उसको उस पूरे विश्व भर में उसकी चर्चा हुई थी। हाँ, हम्म। सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर हाँ, गोडो, सैमुअल बेकेट तो है। उसकी इतनी चर्चा हो गई। और फिर हम्म। उनको नोबेल प्राइज मिला। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में इस पर बात होने लगी, विशेषकर अंग्रेजी विभाग में, जी क्योंकि जी। फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। हम्म। और बहुत बाद में फिर हिंदी में भी इसका अनुवाद कृष्ण बलदेव वैद्य ने किया था। हम्म। गोडो के इंतजार में, गोडो के हम्म। इंतजार में कहने की जरूरत नहीं है, गोडो का इंतजार ही हो जाता है, इसका मतलब ही है वेटिंग फॉर हम्म। गोडो का, गोडो हम्म। का इंतजार। जी बहरहाल, जी। तो ये फ्रेंच से इंग्लिश, इंग्लिश हम्म। से फिर हिंदी, ऐसे हुआ। फिर जी। भारत में भी इसको कुछ लोगों ने खेला हम्म। और फिर इसको प्रिस्क्राइब किया गया मास्टर्स कोर्स में इंग्लिश डिपार्टमेंट में, जी। और किसी भी तमिल में या हिंदी में, मराठी में नहीं। तो हम्म। जबकि होना चाहिए था। मुझे लगता है कि, और मुझे जो
मैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्लासेस लिया इंग्लिश डिपार्टमेंट में, और मैंने हम्म। मेरे लेक्चर्स भी है इस पर, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड पर। हम्म। और वो उसका कुछ अंश जो है यूट्यूब में दिया हुआ है, मेरे दो जी। घंटे के लेक्चर का। हम्म। और उसमें सारे सेमेस्टर के बच्चे थे, प्रोफेसर्स थे, और मैंने बोला भी था। तो हम्म। मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसको लेकर के चले कि क्या जी। है एब्सर्ड, क्या है एब्सर्डिटी, और क्या हम्म। है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ठीक है। जी जी जी। तो एब्सर्ड शब्द का जो जनरल मीनिंग होता है वो हम्म। है निरर्थक। हाँ, बेतुका निरर्थक, हाँ। निरर्थक मतलब क्या एब्सर्ड बातें बोल रहे हो, मैं जी जी। जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हम्म हम्म बेतुका बोलते हैं, लेकिन उसको अच्छी भाषा में निरर्थक बोलते थे। एक्चुअली हुआ जी। ये था कि हम्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जी। जब हुआ था, तो हम्म। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ही लोग इतना ज्यादा, पूरा विश्व इतना सहम गया था, उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। जी। रशिया, फ्रांस, तमाम जगहों पर, जर्मनी, तो उसमें हम्म। इतने रक्तपात हो रहे थे। तो उसमें जो हमारे अस्तित्ववादी विचारक हैं, हम्म। वो लोग अस्तित्व पर बात करने लगे और जीवन की निरर्थकता पर बात करने लगे, जिसमें हम्म। कि किरकेगार्ड हुए हैं, शोपेनहावर हुए हैं, दार्शनिक थे ये लोग। हम्म। और फिर नीत्शे हुए हैं। नीत्शे ने कहा कि गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है, क्योंकि अच्छा। ईश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है। पूरी दुनिया में इतने लोग मारे जा रहे हैं, हम्म। एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, लगातार विश्व युद्ध हो रहा है, ईश्वर क्या हम्म। कर रहा है? हम्म। ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। तो कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई इस स्टेटमेंट पे? नहीं, पूरा विश्व इसको मान गया, ठीक बात है, क्योंकि अगर ईश्वर होगा तो हाँ हाँ। लोग इतना मनुष्यता और सारी चीजें इतनी विलीन क्यों होगी? ईश्वर को कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। हम्म। क्योंकि पहले विश्व युद्ध के समय में भी जब ऐसा हो रहा था, तो जी। भारत की ओर से शांति का संदेश या प्रार्थना की हम्म। भाषा में कविता लिखी गई थी हम्म। रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा, गीतांजलि, जी। 1910 में। हम्म। दोबारा 31 के आसपास रविन्द्रनाथ भी नहीं रहे, और जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें भारत की ओर से कोई मैसेज नहीं जा रहा था, क्योंकि हम्म। भारत इसमें युद्ध नहीं देख रहा था। भारत इसमें अंग्रेजों की गुलामी को सह हम्म। रहा था, और उससे निजात पाने के लिए आंदोलन कर रहा था, जी। 30s और 40s में, है ना। तब तक हम लोग हम्म। काफी आगे आ गए थे। जो हमारे यहाँ 1857 के बाद से तिलक और गोखले, श्री अरविंदो ने शुरू किया था, वो हम्म। लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग 1930 के बाद तक काफी आगे आ गए थे, गांधी जी उसको लेके। हम्म। 1920 से 1940 वाला जो समय है, जी। असहयोग आंदोलन आदि आदि, काफी आगे गांधी जी देश को ले गए थे, और आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका था। 42 तक हम्म। आते आते जी। भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति आ गई। देश स्वाधीन हुआ था 47 में। उसी हम्म। समय, उसके पहले 30 के दशक में, 40 के दशक में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, एक तरफ तो हम्म। भारत इसके लिए जद्दोजहद कर रहा था अपने आप को मुक्त करने के लिए, और दुनिया हम्म। भी ये चल रहा था। जी। तो फिलोसोफर्स इस पर सोच रहे थे, शोपेनहावर थे, नीत्शे थे, और किरकेगार्ड थे। तो हम्म। उन्हीं में से एक राइटर थे, एल्बert कामू, अच्छा। और थे जेan पॉल सार्त्रे। दोनों ही फ्रेंच लेखक थे, दोनों ही फ्रेंच फिलोसोफर थे। जी उनको जी। साहित्यकार नहीं कहा जाना चाहिए, फिलोसोफर थे, क्योंकि भारत में भी ऐसा है कि साहित्य में सबसे पहले कोई विचारक होगा, कोई दार्शनिक होगा, कोई आइडिया होगा, तब उस पर हम्म। साहित्य अगर जरूरत है तो लिखा जाएगा। ये भारतीय जी। ऋषि मानस भी है। भारत के बाहर भी ऐसा था। आपके पास कोई हम्म। आइडिया है तो उस पर आप कोई कविता लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, उपन्यास लिखते हम्म। हैं। तो फिलोसोफर्स की पूरी दुनिया ही आइडिया पर है। आइडिया शब्द ग्रीक से आया है, सोक्रेटिस और प्लेटो से। आइडिया हम्म। यानी कि ऑब्जर्व करना, कोई विचार होना। ये पहला, ये अंग्रेजी का जो शब्द आइडिया, जी जी। वो आया ही है हमारे हम्म। ग्रीस से, है ना। तो कि हम्म। आज हम लोग जो बोलते हैं, आपके आइडिया क्या है, कहानी में आइडिया क्या है, ये हम्म। शब्द हम्म। सबसे पहले सोक्रेटिस और प्लेटो लोगों ने लाया। इसका मतलब होता है टू सी, टू ऑब्जर्व। तो ऋषि क्या देखता है, एल्बर कामू क्या देखते हैं, जाप और सार्त्र क्या देखते हैं, और उसको हम्म। फिलोसोफर कहते हैं, हमारे यहाँ दार्शनिक कहते हैं। हालांकि दर्शन और फिलोसॉफी में समानार्थी शब्द नहीं है, उसके अच्छा। आसपास का शब्द है, इक्विवेलेंट टर्म, दर्शन और हम्म। फिलोसॉफी। तो जापल सार्त्र और एल्बर कामू फ्रेंच फिलोसोफर हुए हैं एक जमाने में, बहुत विख्यात। और हम्म। इन लोगों ने क्या किया है कि जो किरकेगार्ड की फिलोसॉफी थी, अस्तित्ववाद की, एग्जिस्टेंशियलिज्म की, उसको जी। ये लोगों ने काफी आगे बढ़ाया।
बाद हम्म के दिनों में मतलब 1940 के आसपास सार्त्र और कामू के दृष्टिकोण में थोड़ा फर्क आ गया। अच्छा। कामू थोड़ा सा मेटाफिजिकल हो गए हम्म और सार्त्र जो थे अपने अस्तित्ववादी विचार को हम्म कहानियों में, उपन्यास में, नाटकों में कह रहे थे। और हम्म एल्बेर कामू अपने जो मेटाफिजिकल विचार है और अस्तित्ववाद से होते हुए उसको भी अपने कहानियों में, कवि नाटकों में कह रहे हैं। हम्म ठीक है, हम्म ये हो हम्म रहा था। तो उस समय क्या हुआ था कि हमारा अस्तित्व कहाँ है फिर, अगर हमको मर ही जाना है, जीवन का कोई मतलब नहीं रहा है ना। तो इसको लोग कह रहे थे कि फिर जीवन का उद्देश्य क्या है, जब हम जन्म ले रहे हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ऐसे में हम्म, एल्बert कामू ने एक एसे लिखा था अच्छा। जिसका नाम है मिथ ऑफ सिसिफस। मिथ ऑफ। ये सिसिफस, अच्छा। ठीक है, और हम्म ये भी ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया था, वहाँ पहले से एक कहानी है हम्म जिसमें यह कि सिसिफस नाम का एक आदमी एक हम्म पहाड़ पहाड़ की जो चढ़ाई है उस पर हम्म अपने से तिगुने आकार का, चौगुने आकार का एक पत्थर लेकर के पहाड़ की हम्म, चोटी तक ले जा रहा है। अच्छा। लेकिन जब वो हम्म, चोटी तक लेके जाएगा, उसको छोड़ेगा तो वो फिर नीचे आ जाएगा। फिर वो बिल्कुल। नीचे से लेकर ऊपर जा रहा है। हम्म तो वो ये जो ये बताने के लिए कि आदमी जो भी कर रहा है, जो भी संघर्ष कर रहा है, उसका हम्म, हश्र यही हो रहा है। वो कोई काम कर रहा अच्छा है, वो फिर वहीं आ जा रहा है, उसको फिर वही कर रहा है, ये इसका स्ट्रगल है आदमी का। तो वो निरर्थक हम्म, काम कर रहा है। अच्छा वो ये अच्छा। काम जो है एब्सर्ड है ना। इसलिए हम्म इसे लिखा मिथ ऑफ सिसिफस। तो उन्होंने एब्सर्ड टर्म को, हम लोग इन जनरल जो एब्सर्ड बोलते हैं उस अर्थ में हम्म, नहीं, बल्कि एक विशेष मीनिंग लेकर के पूरा ऐसे लिखा, अच्छा। जहां से पता चलता है कि अस्तित्ववादी से दार्शनिक हो गए, मेटाफिजिकल हो गए। बाय हम्म द वे उसके बाद उनका एक्सीडेंटल डेथ हो गया, वरना वो लिखते रहे थे। तो हम्म 42 के आसपास उन्होंने ये से लिखा, और इस हम्म, बात को, इस आइडिया को बताने के लिए उन्होंने एक नाटक लिखा। अच्छा। और जो निश्चय ने कहा था कि यीशु मर चुका है, गॉड इज हम्म, डेड, उसका एक प्रकार से उत्तर दिया। तो अच्छा। को अल्बेर कामू कैसे सोचते हैं फिलोसॉफिकल। हम्म तो मिथ ऑफ सिसिफस बनाया था, ऐसे लिखा था, ये किताब के रूप में भी बाद में छपा। फिर हम्म इस बात को, इस आइडिया को कहने के लिए हम्म, एक नाटक लिखा, क्रॉस पर्पस। अच्छा। क्रॉस पर्पस भी 42 में लिखा, जिसके बारे हम्म, में हम शायद आपके पिछले एपिसोड में हाँ कहीं हाँ हाँ, चर्चा की, वो जिसमें एक नौकर है माँ बेटी जो होती है, हाँ। हम्म, वो वो सब जानता है लेकिन कहीं इंटरफेयर नहीं करता। अगर इंटरफेयर करता है तो हम्म, माँ बेटे की हत्या नहीं करती, बहन भाई की बिल्कुल। हत्या नहीं करती। हम्म वो जो नायक था उसकी पत्नी पत्नी अपने पति को नहीं खोती अगर वो हम्म हत्या करता तो। देर कामू ये कहना चाहते हैं कि जैसे विश्व युद्ध हो रहा है, हम्म, ईश्वर सब जानता है, देख इंटरफेयर नहीं कर रहा है। वो आदमी के पेटी मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। पेटी हम्म, मैटर्स माने कि आदमी अपने मोटिव से युद्ध कर रहा है ना। उसकी हाँ, माँ, उसकी बेटी ना एक सेल्फिश मोटिव है जिसकी वजह से हत्या कर रहे हैं अपने बेटे की, ना भाई की। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। ईश्वर क्या, ईश्वर ने इसको आपको बनाया नहीं है। हाँ हाँ ने इस तरह से बनाया कि आप अपने ईश्वर को व्यक्त करिए। हाँ, आप तो अपनी पशुता को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इविल को व्यक्त कर रहे हैं ना। जी जी। तो इसमें वो क्या इंटरफेयर करेगा। इस हम्म, बात को बताने के लिए उसने एक नौकर बनाया, और ये नहीं कहा कि ये गॉड है। ये हम्म हमने अपनी ओर से, भारत में मैंने पहली बार इसको लिखा जब, तो देखा हम्म भारत के बाहर भी लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, वो कामुक का गॉड है। क्योंकि भारतीय साहित्य में, अंग्रेजी हम्म में, हिंदी में, मराठी में इस तरफ हम्म, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे अच्छा लगा कि इस पर क्यों नहीं इसको प्ले किया जाए, फिर मैंने इसको हिंदी में खामोश हम्म, कमरे नाम से इसको किया भी, बनारस में अच्छा नाटक। अच्छा अच्छा। तो मुझे मेरे आइडियाज खत्म हो गए, तो मैंने सोचा हम्म कि अब मेरे पास जो, मैं जिन नाटकों को पसंद करता हूँ उन हम्म पर मैं स्टेज करूँ, जिसमें मुझे था रामायण एक करेंगे, एक महाभारत करेंगे, एक कालिदास करेंगे, एक भाष करेंगे, संस्कृत नाटक, एक हम्म अल्बर्ट कामू करेंगे, एक चेखव करेंगे। तो ये सब हम्म जो मेरी इच्छाएं थी कि हम्म मुझे अपनी बात कहने के लिए नाटक लिखते थे। अब उसके बाद अब वो पूरी हो गई, अब दूसरी लोग का करेंगे, शेक्सपियर का हम्म करेंगे, कामू का हम्म करेंगे। तो कामू का मैंने क्रॉस पर्पस का नाम दिया खामोश कमरे, और हिंदी हम्म में किया इस बात को बताने के लिए जो अल्बर्ट कामू का आइडिया था गॉड को लेकर। लेकिन हम्म अल्बेर कामू का जो एब्सर्डिटी के पीछे का आइडिया था वो है हम्म कि एक तो मीनिंगलेसनेस, हम्म जो कि हम लोग जनरल मीनिंग समझते हैं कि बहुत हम्म बेतुका है, निरर्थक है, क्या एब्सर्ड हम्म, बातें कर रहे हो, लोग बोलते हैं ना। जी तो जी। उन्होंने
हम्म। ये बताना चाह रहे हैं कि आदमी में एक अर्नेस्ट डिजायर है, एक जी। नीड है, हम्म। मीनिंग, जीवन का मीनिंग जानने की, खोजने की। हम्म। ये उन्होंने हम्म। कहा कि हम्म। एक बहुत इन्नेट नीड है कि हम्म। टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। और हम्म। दूसरा, एक एक अनरीजनेबल साइलेंस इस वर्ल्ड में, क्या? फिर से जिसको कि बताइए। निश्चय कह रहे हैं कि गॉड इज डेड। फिर से बताइए, क्या बोला आपने? अनरीजनेबल साइलेंस। अनरीजनेबल, अच्छा। हम्म। अनरीजनेबल साइलेंस, जो साइलेंस है उसका कोई हम्म। रीजन दिखता नहीं हम लोग को, हम्म। मनुष्य हम्म। को उसकी युक्ति नहीं दिखती, है हम्म। ना, हम्म। हम्म। जिसको निश्चय कह रहे हैं कि गॉड इज डेड। तो उन्होंने हम्म। ये दो बात को बताने के लिए एब्सोल्यूट शब्द को कॉइन किया एक हम्म। खास अर्थ में। अच्छा। और इस बात को समझाने के लिए मिथ ऑफ सिसिफस ऐसे लिखा, और उसी को समझाने के लिए उन्होंने प्ले लिखा। वो प्ले अच्छा। राइट नहीं है, वास्तव में फिलोसोफर है। जैसे अच्छा। हमारे यहाँ ऋषि है कोई, हम्म। उसके पास आइडिया है, वो अपनी बात को कहने के लिए कविता कहानी लिख रहा है, हम्म। कोई हम्म। बात को कहने के लिए। हम्म। कालिदास अपनी बात को कहने के लिए नहीं लिख रहे, कालिदास हम्म। ऋषि की बात को कहने के लिए, ऋषि का आइडिया कहने के लिए हम्म। विक्रमोर्वशीय लिख रहा है या विज्ञान हम्म। शाकुंतलम लिख रहा है, आइडिया पहले से। लेकिन हम्म। भारत के बाहर भी ऐसा हुआ है, अपनी किसी आइडिया को व्यक्त करने के लिए हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, तो साहित्य माध्यम है, लेकिन हम्म। साहित्यकार नहीं है वो लोग, इस अच्छा। वजह से। हाँ। इसीलिए जाफर शास्त्री को जब नोबेल प्राइज दिया गया साहित्य के लिए, तो उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया, तो उनको अच्छा। साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। और पूरी हम्म। दुनिया जानती थी, उन्होंने कहा कि ये नोबेल प्राइज मेरे लिए एक बोरे आलू के बराबर अच्छा। है ना। हम्म। हम्म। क्यों बराबर है? क्योंकि वो तो साहित्यकार है ही नहीं। हम्म। तो इस बात को भी थोड़ा सा समझते चलना है जी जी, बिल्कुल। कि हम्म। अब्दुल कामू और सार्थक जो है साहित्यकार नहीं है, वो हम्म। फिलोसोफर हैं, उनकी फिलोसफी है। तो अस्तित्ववाद से जो चीजें आई हैं, उसको हम्म। अल्बेर कामू ने ऐसे 42 में नाटक के रूप में लिखा, हम्म। 50 में उनका एक्सीडेंटल डेथ, 48 में उनकी इस हम्म। बात को लोगों तक ले जाने के लिए दूसरे प्ले राइट्स आए या दूसरे अच्छा। राइटर्स आए। हम्म। सबसे पहले थे सैमुअल बेकेट। हम्म। सैमुअल बेकेट ने 48 के आसपास ये नाटक लिखा, वेटिंग फॉर गोडो। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। और ये मंचस्थ हुआ 61 के आसपास, हम्म। 51, 48 के आसपास लिखा था, 51 में हम्म। ये पहली बार दिखाया गया। तो लोगों हम्म। को ये अच्छा नहीं लगा, वेटिंग फॉर गोडो, जो हम्म। रंग दर्शक थे। फिर बाद में इसको एक कैदियों के बीच में जब खेला गया, तो लोग कैदियों को पूरी बात समझ में आ गई। अरे। तो अच्छा। विचारकों को लगा कि जो रंग हम्म। दर्शकों की हमें क्यों नहीं समझ में आया, लोग क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोबारा देखा, फिर वो ऑफ कोटेड प्ले हो गया, उसको नोबेल प्राइज मिला सैमुअल बेकेट को। उसमें एक एक हम्म। लाइन का मतलब है। जैसे अच्छा। उन्होंने, उसमें एक दृश्य है कि चार मेन कैरेक्टर्स हैं, लकी, हम्म। पोजो, मीर और एस्ट्रागन। तो उसमें एक को एक आदमी मारता है, इन चारों में से एक चरित्र दूसरे चरित्र को, वो रोने लगता है। फिर हम्म। बाकी दो चरित्र आपस में बात करते हैं। तो एक हम्म। छोटा बच्चा बाद में नोटिस करवाता है कि देखो ये इसका रोना बंद हो गया है, इतनी देर से रो रहा था अब नहीं रो रहा है। तो उसमें से हम्म। जो दो चरित्र हैं उसमें से एक बोलता है हम्म। कि जरूर दुनिया में किसी और ने रोना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि दुनिया में ये जो आंसू है उसकी क्वांटिटी नियत है, इतनी ही दुख है, इतना ही आंसू है। अगर हम नहीं रोएंगे तो कोई और रोएगा, इसलिए अगर हम दुख में हो रहे हैं तो किसी का दुख ले ले रहे हैं। ये हर लाइन का मतलब है उस पूरे प्ले में, जगह जगह पर है। अरे। भारत में इस लाइंस को समझा नहीं गया। हम्म। कैसे समझा नहीं गया, मैं दो उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण ये हम्म। है, लखनऊ में मैं था तो मुझे कहा गया था एक नाटक देखने के लिए, वो वेटिंग फॉर गोडो हिंदी में नसरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी करने आए थे। तो उसके हम्म। पहले इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें लग गया था इन लोगों की, ये जो प्रेस, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, हम्म। यहाँ के लोग तो पूछ ही नहीं रहे, उन लोगों से वो लोग पूछ रहे हैं छोटे पर्दे पर आप कैसे काम करेंगे और कब करेंगे, ये सब पूछ रहे हैं। मैंने हम्म। धीरे धीरे थिएटर ऑफ द एब्सेंट पर बात किया, तो बहुत जल्दी निकटता हो गई, और नसीर साहब और सारे लोगों ने हमको बोला कि कल आप, हम लोग सेट बना रहे हैं गन्ना संस्थान में, कि आप आके हमारी हम्म। कुछ हेल्प कर देंगे। बहुत क्लोजेस हो गए हम गए, दिन भर हम लोग सेट बना रहे थे। फिर प्ले हम्म। हुआ। हम्म। प्ले का जो एंड है, प्ले के एंड में हम्म। भी ऐसा ही एक डायलॉग है, जिसमें हम्म। दोनों जो बैठे हुए गोडो के इंतजार में, तो हम्म। वो लोग बोल रहे हैं कि गोडो तो आए नहीं, वो हमें ले हम्म। जाएगा किसी दूसरी दुनिया में, इस दुनिया में तो ये सब है, वर्ल्ड वॉर आदि आदि हम्म। चीजें, उससे विरक्ति हो गई है। गोडो हम्म। आया नहीं तो चलो चलते हैं। हम्म। अब जब वो आया नहीं तो खुद चलते हैं, दूसरा तो हाँ चलो चलते हैं। लेकिन सैमुअल बेकेट लिख रहे हैं दोनों वही बैठे रह जाते हैं। इसका एक मतलब है, हम्म। मतलब ये है कि कहाँ जाए, लौटने के लिए जगह कहाँ है।
उस संसार हम्म को छोड़ के तो हम लाए हैं किसी और दुनिया में जाने के लिए, जहाँ से गोडो हमें ले जाएगा। गोडो एक हम्म काल्पनिक शब्द है, शायद ईश्वर के लिए। हम्म वो सीधे हम्म सीधे नहीं कहा गया कि वो ईश्वर है। जब हम्म ईश्वर नहीं ले गया, एक अनरिजनेबल साइलेंस थी ईश्वर की ओर से, हम्म और हम्म हम मीनिंग ढूंढ रहे हैं, और हम्म तो हम चलो तो बोल तो रहे हैं, लेकिन जाए कहाँ? तो इसलिए वो बैठे हम्म रह जाते हैं, इतना नहीं समझते। सैमुअल बेकेट ने लिखा है, वो दोनों लेकिन वही बैठे रह जाते हैं। हम्म नसीब वाले नाटक में इसका फिरोज खान ने किया था, हम्म उसमें वो दोनों बोलते हैं और फिर चले भी जाते हैं। तो मैंने अगले दिन, जिसमें राष्ट्रीय सहारा में था, तो मैंने इसका हम्म रिव्यू लिखा। मुझे हम्म बनारस से बुलाया गया था, जब मैं हम्म बनारस में काम कर रहा था, तो मैंने लिखा कि नाटक के निर्देशक ने और एक्टर्स ने भी नाटक को समझा ही नहीं, क्योंकि वो लौट रहे हैं, लौटने के लिए जगह कहाँ है। ये बिल्कुल है सही बात है। भारतीय मानस। जब थिएटर ऑफ द एब्सर्ड और अस्तित्ववाद वगैरह फ्रांस में और खूब चर्चा हुई थी, तो हमारे हम्म यहाँ अंग्रेजी में, मराठी में, हिंदी में भी और बांग्ला में भी इस पर हम्म चर्चा शुरू हो गई थी। तो हिंदी में खूब सारे लेखक जी जीवन में और निरर्थकता और अकेलापन, इस पर सब लोगों ने लिखना शुरू किया था। अज्ञे, हम्म निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीकांत वर्मा, सभी लोग इस विषय पर लेख लिखते थे। उसके बाद हम्म की पीढ़ी भी, ये हम्म भारतीय अनुभव नहीं था, ये भारतीय अनुभूति नहीं थी। लेकिन हम्म विश्व साहित्य में ऐसा हो रहा है, अंग्रेजी में हो रहा है। अगर हम उन सब चीजों पर बात करेंगे तो हमें भी बड़ा माना जाएगा, या हम्म हमको भी शेयर करने में देखा जाएगा। मैं साझा कर रहा हूँ कि मैं हम्म इन सब चीजों बात कर रहा हूँ। जीवन का मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन जी में जी ऊब अकेलापन आदि आदि है। वो लोग हमारी ऋषि परंपरा को छोड़ के उनको देख करके हिंदी साहित्य में भी ये सब लिखा जाने लगा, हम्म अंग्रेजी में भी इसीलिए कोर्स करने लगे, मास्टर्स कोर्स, और फिर पढ़ाया जाने लगा। उधर हम्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जब सैमुअल बेकेट ने किया, तो बहुत और भी एब्सर्डिटी के लेखक प्लेराइट्स आ गए सैमुअल अच्छा बेकेट के साथ साथ। हम्म जैसे जैन जेने, बालकनी उन्होंने लिखा। फिर यूजीन आइनेस्को, हम्म ठीक है। फिर हेनरी पिंटर, फिर चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति थे हम्म वात्स्लाव हावेल, जिसका अच्छा स्पेलिंग है वाक्लाव हावेल। अच्छा अच्छा अब संजोग की बात है कि हम्म साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे शांति का पुरस्कार हो, जिन नोबेल में जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें हम्म साहित्य और साहित्य में भी सिर्फ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, इसमें 4 व्यक्तियों को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया, ऐसा किसी को अरे नहीं मिला है। अच्छा क्यूरी और पियरे क्यूरी को 2 बार मिला था, लेकिन हम्म साहित्य की किसी स्ट्रीम को चाचा नोबेल प्राइज के लिए सोचा गया है, ये सिर्फ हम्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के लिए। अच्छा सैमुअल बेकेट को मिला, हम्म हैरोल्ड पिंटर को मिला, हम्म वास्लाव हावेल का नाम नॉमिनेट हुआ, यूजीन आइनेस्को का नाम नोबेल के लिए नॉमिनेट हुआ। हम्म और में सैमुअल बेकेट को मिला, 62 में आइनेस्को का नाम नॉमिनेट नॉमिनेट हुआ था, जिन्होंने रिनो अच्छा सारा, द चीयर्स जैसे प्लेस हम्म लिखे थे। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, थिएटर ऑफ द हम्म एब्सर्ड नोबेल प्राइज के कारण भी, असल में प्राइज अवार्ड क्या होता है, वो कुछ हम्म देता नहीं है लेखक को, उसके परिचय क्षेत्र का सिर्फ विस्तार करता है। तो विश्व भर में हम्म लोग जान गए कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, नोबेल प्राइज मिला है सैमुअल बेकेट को, वेटिंग फॉर हम्म गोडो है। सब उनकी रचनाओं को पढ़ने लगे, पूरे विश्व में फिर अनुवाद होने लगा। फिर हमारे हम्म हिंदी में भी हुआ, अंग्रेजी में भी देखा गया। तो इसमें एक चीज जानने की है कि हम्म मार्टिन एस एक लेखक हुए हैं, उनकी किताब का जी नाम है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये भी पढ़ाया जाता है, वो 61 में अच्छा लिखा था। हम्म और ऐसा हमारे प्रोफेसर्स भारत के पढ़ाते हैं, और हम्म गूगल भी बताता है कि हम्म उन्होंने इसको कॉइन किया था। थिएटर ऑफ द किसने एब्सर्ड 61 में लिखा था, मार्टिन एसलिन, जो मैंने अच्छा नाम लिया। हाँ मार्टिन ने हम्म उनकी किताब आई थी 61, जो पॉपुलर हुई, वही एकमात्र हम्म किताब है हम्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को समझने के लिए। यही हम्म हमारे प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग में मास्टर्स को पढ़ाते हैं, हम्म गूगल भी यही हम्म पढ़ाता है। लेकिन हम्म हम जब गए हैं तो हमने ये बताया, 42 में इसको कॉइन एल्बेर कामू ने किया था, जिसके अच्छा आधार पर 48 में ऑलरेडी नाटक वेटिंग फॉर गोडो लिखा जा चुका था, हम्म और 51 में स्टेज हुआ था। हम्म 61 में मार्टिनेस की किताब लिखी, तो उन्होंने कॉइन नहीं किया था, लेकिन भारत में अभी भी यही पढ़ाया जाता है, अरे केरला से ये लेकर के तो गलत हो जेएनयू तक, गया जादवपुर यूनिवर्सिटी, हाँ, ये जेएनयू तो तक गलत और है जगदलपुर यूनिवर्सिटी से लेकर भोजपुर तक। हाँ, तो अब ये बात जब बता रहे हैं और स्टूडेंट जब डायरेक्ट पढ़ रहे हैं इसको, तब उनको लग हम्म रहा है हाँ बात सही है। किताब का सही नाम बता रहा हूँ, सारी घटनाओं को क्रमवार बता रहा हूँ, हम्म क्रोनोलॉजिकली, कि 42 में मिथ ऑफ सिसिफस लिखा गया, 42 हम्म में उन्होंने क्रॉस पेपर्स लिखा, और हम्म उसके बाद इसी एक्टिविटी शब्द के आधार पर पहला नाटक सैमुअल बेकेट ने 48 में लिखा, हम्म 51 में प्ले हुआ, हम्म 61 में मार्टिन एस्टन ने लिखा, अच्छा बहुत बाद में है ना। बहुत बाद में 69 हाँ में तो नोबेल प्राइज मिल गया था उनको, सैमुअल बेकेट हम्म को, और हम्म 63 में
यूनेस्को का नाम नॉमिनेट हो गया था नोबेल प्राइज के लिए। फिर वो हम्म हैरोल्ड पिल्टर और 2004 में मिला उनको। फिर वास्लाव हावेल को भी मिला। वास्लाव हावेल को इंदिरा गांधी शांति सम्मान भी मिल चुका है। उस अच्छा। वक्त मुझे दिल्ली बुलाया गया था और उनके हम्म एक प्ले को मैंने हिंदी में अनुवाद भी किया था, मुझे इससे करवाया गया था, अखबार में हम काम करते थे। तो हम्म मुझे वास्लाव हावेल के समय में ही बुलाया गया था। स्टीफन हॉकिंग का जब लेक्चर हुआ था साइंस का, हम्म। तभी मुझे बुलाया गया। अच्छा वो अच्छा अलग अच्छा। बात है। तो हम्म कहने का मतलब है कि कुछ भ्रांतियां हटनी चाहिए। एक तो ये मार्टिन एस्टिन वाली बात, पहले हम्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में ये कॉइन किया गया था। एब्सर्डिटी का हम्म मतलब भी मैंने बताया कि अल्बेर कामू क्या कह रहे हैं उसको हम्म समझे बगैर अगर हम लोग जनरल जो मतलब समझते हैं एब्सर्ड का, हम्म उस अर्थ में कोई प्ले देखें या करें तो हमेशा हम्म, गलत समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो अर्थ ही हम्म नहीं है। इसको हम्म ये वोकाबलरी है, टेक्निकल टर्म है। उस हम्म टेक्निकल टर्म को समझे बगैर सिर्फ हम्म अंग्रेजी का जो शब्द है एब्सर्ड या एब्सर्डिटी, जो हम लोग जीवन में बोलते हैं, उसकी निगाह से अगर हम लोग कोई प्ले देखने जाएंगे थिएटर ऑफ द हम्म एब्सर्ड का, हम्म। या हम लोग उस प्ले को करेंगे तो वही हश्र होगा जो कि फिरोज खान और नसरुद्दीन शाह वाला प्ले हुआ, वेटिंग फॉर बिल्कुल गोडो, बिल्कुल। समझा ही नहीं गया। अब हम्म। इसके आगे भी ये हुआ कि हम्म। हमारे यहाँ इसका हिंदी में अनुवाद किया गया ऊल जलूल का रंगमंच, क्योंकि अच्छा। जैसे अभी आपने बोला बेतुका, तो हाँ फिर भी हाँ। एक अच्छा शब्द है। लेकिन हमारे यहाँ रंगमंच की दुनिया में साहित्यकारों ने इसका अनुवाद किया हम्म। ऊल जलूल का रंगमंच, और वही लोग बोलने लगे, लिखने लगे, क्योंकि अच्छा। एब्सोल्युटली का ही मतलब होता है। यानी फिर हम्म नहीं समझा गया। हम्म तो मेरी निर्मल जी से बात हो रही थी, निर्मल वर्मा के घर में दिल्ली हम्म जाने पर भी घर जरूर जाता था, हम्म पूछा रोड वगैरह पे। तो हम्म मेरी एक बार बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि बंगाली में बहुत सारे शब्द ऐसे बोले जाते हैं जो हिंदी हम्म में कठिन लगते हैं, लेकिन हम्म बंगला प्रवाह में अनपढ़ व्यक्ति भी बोलता है। हम्म जब तक बहुत सारे शब्द होते हैं जो संस्कृत से मराठी में, तमिल में, बांग्ला में ऐसे भी शब्द आए हैं जिसका हम्म हिंदी में प्रचलन नहीं। हम्म। जैसे एक शब्द है अवान्तर, बांग्ला में अच्छा। माँ, माँ है, दादी है, नानी है, वो लोग भी बच्चे को डांटती रहती, क्या अवान्तर बकबक कर रहे हो, क्या अवान्तर बोल रहे हो, मतलब क्या फालतू बोल रहे हो, क्या उलझुल अच्छा बोल रहे हो, क्या अच्छा बेतुका बोल रहे हो। अच्छा तो अच्छा। शब्द के लिए बांग्ला में अवान्तर शब्द बोला जाता है। तो मैंने हम्म निर्मल जी से बोला कि अगर हम एब्सर्ड थिएटर को अवान्तर रंगमंच बोले तो कैसा रहेगा। हम्म तो उन्होंने बोला कि इसकी ध्वनि भी कितनी अच्छी है। निर्मल जी ने सही तुरंत बात है। अप्रिशिएट किया, और तब हम्म। से अवान्तर रंगमंच ही हिंदी में लिखा। वो उल जलूल अच्छा। का रंगमंच और आदि आदि सब हटने के लिए, ताकि जब आप साहित्य रचना कर रहे हैं उसमें एक बिल्कुल। एस्थेटिक्स भी होना चाहिए, शब्द का हम्म सही अर्थ भी होना चाहिए, उसकी ध्वनि भी अच्छी है। तुरंत अप्रिशिएट किया क्योंकि वो साहित्यकार थे। हम्म उन्होंने हम्म कहा हम्म बहुत अच्छा शब्द है अवान्तर। जब मैंने हम्म कृष्ण बलदेव को बोला था तो बोला था मैं कृष्ण बलदेव व्यास से बात करूंगा क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट है। हम्म इन्होंने हम्म, वेटिंग फॉर गोडो का अनुवाद किया है, जी एक जी। और प्ले का भी किया है, हम्म। एंड गेम। अनुवाद अच्छा नहीं हुआ है। इन सब, ये सब भी हमारे हिंदी में हुआ। ये सब भी हम्म। एब्सर्डिटी को लेकर बात है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड आज भी कभी कभी कुछ लोग प्ले करते हैं, फुट फॉल्स करते हैं। और हमारे एक छोटे वो भाई आपके तरह पास हैं बुक भी पर्णा रखी मुखर्जी, है? जिन्होंने मेरे पर, बुक भी आपके पास हाँ रखी ये हो? फुटफॉल, हाँ हम्म फुटफॉल है, ये सैमुअल बेकेट की तस्वीर है। इन्होंने हम्म। 1 पेज 1.5 पेज का भी नाटक लिखा है। अच्छा। इन्होंने, हाँ, हम्म। नो एग्जिट, रेडियो के लिए भी प्ले बहुत लिखा है सैमुअल बेकेट ने। तो और सब सैमुअल एब्सर्ड ही बेकेट लिखे पहले हैं? व्यक्ति थे, सब हाँ एब्सर्ड? एब्सर्ड लिखेगा मतलब, एब्सर्ड लिखेगा मतलब निरर्थक नहीं लिखे हैं, हाँ हाँ, वही मतलब। मीनिंगफुल लिखे। हाँ, मीनिंगफुल है। तो हाँ, तो सैमुअल बेकेट पहले व्यक्ति थे। इनको जब हम्म। नोबेल प्राइज के लिए बुलाया गया था तो वो नोबेल प्राइज लेने नहीं गए थे, रिफ्यूज नहीं किया था, हाँ। लेने नहीं गए थे, और अपना वक्तव्य लिख के भेज दिया। क्यों? क्या होगा ये लेके, प्राइज लेके और ये लेके, हमारे विश्व में भी हमारे ऋषि मुनि, आज आप सोचिए कबीर साहब को भारत रत्न दिया जाए तो कैसा लगेगा। सही बात है। सही बात। तो ये सब प्राइज, अवार्ड और सारी सारी चीजें, इस सब का कोई मतलब नहीं होता है। जो आदमी ज्ञान के स्तर पर होता है उसके लिए ये सब हम्म कोई मतलब नहीं है। ये तो हम्म निर्मल जी ने मुझे बताया था जब उनको हम्म भारतीय ज्ञानपीठ मिला था। उन्होंने हम्म कहा था कि स्पैन पत्रिका एक अंग्रेजी में आती थी अमेरिका की, उन्होंने इसमें लिखा भी था, मुझे भी कहा था कि हम्म। प्राइज वगैरह मिलने से सिर्फ लेखक का परिचय बढ़ता है, बस और कुछ होता नहीं। अच्छा लोग जो अच्छा। अवार्ड पाने और उसके ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए और वो मिल जाए, इसके लिए हम्म। भागते हैं। सैमुअल हम्म, बेकेट जैसा जीवन जीते थे वही लिखते थे ना, वो पुरस्कार अवार्ड क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही है वो अपनी जगह पर, उन्होंने बस लिया ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए, अपना वक्तव्य भेज दिया, एक भेजना पड़ता है। ऐसे हम्म चार्ली चैपलिन को भी जब ऑस्कर मिला था तो आप देखिए उन्होंने जिस तरह से वक्तव्य दिया था, लगता है हम्म कि एक विद्वान बोल रहे हैं। ऐसे ही सार्थक ने तो लौटा दिया था। तो हम्म जो भी विद्वान होगा वो अवार्ड और प्राइज की बात नहीं सोचेगा,
वो हम्म। रचना के माध्यम से ऑडियंस को या पब्लिक को, रीडर्स को इनलाइटन करने जाएगा, अवेकन करने जाएगा, हम्म ये उसका धर्म है। और हम्म ये भी कहा गया है, बड़े लोगों ने ऐसा ही बोला है, कि अगर आपके पास कोई क्रिएटिविटी है और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये हम्म। एक पाप है। अच्छा। ये दोस्तोवस्की ने भी कहा है, तारकोस्की ने भी कहा है, बहुत बड़े हम्म बड़े निश्चय ने भी कहा है, सभी ने कहा है कि आपको भगवान ने दिया क्यों है, ये करने के लिए लोगों को आप जागरूक करिए। बिल्कुल आप कुछ बिल्कुल। नहीं कर रहे हैं, तो या तो हम्म ईगो होगा आपको, तो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाएगा। बहरहाल, हम्म तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की बात कर रहे थे, तो ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है। उसमें हम लोगों ने कुछ अच्छे लेखकों के नाम लिए, सैमुअल बेकेट, हम्म यूजीन आनिस्को, दी चेयर्स भी हमने प्ले किया है। हमने भी जो पाठ्यक्रम ड्रामा को बनाया था, तो हमने हम्म दी चेयर्स को कोर्स में रखा था, एंड हम्म गेम को कोर्स में रखा था, और भी ऐसे नाटकों को जिनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वगैरह के कोर्स में नहीं है, लेकिन हम्म पढ़ना चाहिए, वो हमने मास्टर्स के कोर्स में रखा था ड्रामा के। यहाँ हम्म पर हमने ड्रामा डिप्लोमा शुरू किया था, ड्रामा के हम्म। बैचलर कोर्स शुरू किए थे, मास्टर्स कोर्स आज भी वो तीनों चल रहे हैं, अच्छा बैचलर्स कोर्स अच्छा। भी, मास्टर्स कोर्स भी। बीएचयू में भी हमने ड्रामा का पहली बार कोर्स शुरू किया, तो हम्म भारत के बनारस के दो विश्वविद्यालय में हमने ड्रामा स्टार्ट किया। और हम्म उसमें ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड प्ले को मैंने खुद किया, खामोश हम्म कमरे नाम से, बॉस हम्म पर्पस, ये प्ले है कामों का। हम्म और हम्म अ, ये मैंने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के दो तीन प्ले कोर्स में रखे, मास्टर्स कोर्स में। इसमें हम्म वेटिंग फॉर गोडो तो होता ही था पहले भी पढ़ाई हम्म में, एंड था दी चेयर्स और क्रॉस पर्पस रखा, ये तीन नाटक लोग अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। और जितनी हम्म बातें हमने बताई क्रोनोलॉजिकली, उसका उसको भी समझ सकते हैं, और देख सकते हैं कि गूगल हमें कैसे भरमाता है, प्रोफेसर्स कैसे हमें भरमाते हैं, क्योंकि हम्म प्रोफेसर्स को भी तो ही पता है, वो भी देखते हैं कि हाँ, यही किताब दुकानों में मिलती है, मार्टिन एस्लिन की थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, हम्म और वो किताब जिन अच्छी किताब, लेकिन मार्टिन एस्लिन ने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कॉइन नहीं किया है। वो हम्म उन्होंने किया है, सैमुअल बेकेट नाटक लिख चुके थे, नाटक हो चुका था, उन्होंने हम्म सिर्फ इस पर एक किताब लिखी है, हम्म एब्सर्ड की जगह पर थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जो कि पहले किया ही जा रहा था, ऐसे नाटक लिखे जा चुके थे। तो ये सब कुछ बिल्कुल। भ्रांतियां हैं। तो हम्म एब्सर्डिटी का मतलब होना चाहिए कि एक नोबेल लॉरिएट लिख रहा है, तो वो हम्म क्यों, क्या मीन कर रहा है, सैमुअल हम्म बेकेट क्या मीन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी, हमने भी जब स्वप्न वासवदत्ता किया, हम्म तो उसमें मैंने एक दृश्य की ओर से पूरे प्ले को स्टेज किया था अंग्रेजी में, जो श्री अरविंदो ने लिखा है स्वप्न वासवदत्ता, फिर हम्म हिंदी में मैंने किया। संस्कृत में बिल्कुल। करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम्म ये नाटक लिखे जाते थे कालिदास के, तब संस्कृत भाषा थी। आज जो हमारे ऑडियंस देखने आ रही है, वो सुबह से लेकर रात तक संस्कृत सुनती नहीं है, तो हम हम्म उनको संस्कृत में क्यों दिखाएं। वो हिंदी बिल्कुल। में बात करते हैं, हिंदी में देखें, अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी में देखें। उसमें हम्म मैंने शुरू में ही जो अंग्रेजी का जब सीन चल रहा था, तो एक सीन में एक कैरेक्टर पूरा पोजो का डायलॉग बोलता है, वेटिंग फॉर गुड, मेरे स्वप्नवास में। हम्म। मैं भी वो हो रहा हूँ थोड़ा। मैं दीप्तो मैं रूप जो जस्ट एक्टर थे। मैं आपसे ये गुजारिश करने करूंगी कि आप जल्दी से 2 मिनट में हाँ, इसको समाप्त करें, क्योंकि मैं हमारे पास दो ही। इसको 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, मुझे है, मेरे सामने घड़ी है, मैं देख रहा था। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि दीप्त रूप सितार वो कैरेक्टर निभा रहे थे, मैंने हम्म उनसे लकी या पोजो का पूरा dialogue बुलवाया था, ताकि लोग हमसे पूछे कि ये कैसी बेवकूफी है, स्वप्न वासुदेवता में वेटिंग फॉर गोडो का डायलॉग क्यों बोला जा रहा है। वो मुझे हम्म ये कहना था, जो बात ये लोग इसमें कह रहे हैं, वो बात हम्म। भास स्वप्न वासुदेवता में पहले दिखा चुके हैं, एब्सोल्युटली। अच्छा 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 अच्छा। हाँ इस हाँ। बात की वो नोटिस दिलवाने के लिए मैंने वो डायलॉग रखा है। इस तरह से मैंने अच्छा। पूरे विषय को संक्षेप में, उसे एक बर्ड आई व्यू आपके सामने प्रस्तुत किया। नहीं, सचमुच इतना सुनने का तो बहुत अच्छा लगा, जाना भी। और जो ऐसा लगा कि हम एमए की क्लास में बैठे हैं और दोबारा उसको अपने कोर्स को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। सचमुच जो तब नहीं समझे थे, जब भी समझे अच्छे समझे, अच्छी तरह से समझे, बहुत अच्छा लगा समझकर। और जो एक बहुत ही कठिन विषय हमारे दिमाग में था, एब्सर्ड और एब्सर्डिटी, इसको हम हमेशा सोचते थे कि वेटिंग फॉर गॉडो जब हमने पढ़ा था, तो उसका क्या अर्थ निकलता था कि वो दोनों बेंच पे आखिरी में बैठे रहते हैं। ये मैं समझ नहीं पाती थी, आज समझ में आया, तो अच्छा लगा। और इसके लिए कि आपने इतना कठिन विषय को इतने सरल तरीके से, इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, और सारे जितने राइटर्स हुए हैं इसके एब्सर्ड के, और जिन्होंने वर्ड पॉइंट किया, ये बताया क्रोनोलॉजिकली, तो बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। और कृतकृत हुए हम। और आगे के भी एपिसोड्स में इसी तरह के हम जो है सॉल्व करते रहेंगे अपने जिज्ञासा। और
इसका यही पे समापन करते हैं। तो धन्यवाद के साथ आपका हम जो है विदा लेते हैं आपसे भी। ग्रेटिट्यूड एंड ग्रीटिंग्स। थैंक नमस्कार। यू सो मच, थैंक यू सो मच।